नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। यहाँ देखिए 4 लाइन सुंदर सी दी गई है। कभी पीठ पूछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आपको किसी के कहने से घबराना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। इसी क्रम में सिर्फ आपसे इतना ही गुजारिश है कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है। हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला है मानवता के लिए योग, दूसरा अदृश्य जल को दृश्यमान बनाना, तीसरा ओनली ऑन अर्थ, चौथा जो दिया गया है मिट्टी जहां भोजन होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, यह विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम है। इसी क्रम में अगर हम बात करें मित्रों, यह कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से प्रारंभ किया गया है, तो 2014 से प्रारंभ किया गया है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो राजा भूमि बोला, ये इन्होंने भूमि संरक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किया था। इन्हीं के जन्म दिवस भी इसी दिन होता है। इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। अगर हम बात करें ये कहां के राजा थे, तो आप ध्यान रखेंगे थाईलैंड के राजा थे। आपको नाम याद रखना है। भूमि बोला जो है, इन्होंने भूमि संरक्षण के क्षेत्र में काफी कार्य किया था और इन्हीं के जन्म दिवस जयंती के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। अगर हम बात कर लें यहां अन्य जो विकल्प दिए गए हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है और 2022 के योग दिवस की थीम क्या है, तो विश्व योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और 2022 के योग दिवस की थीम क्या है, मानवता के लिए योग। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की, तो आपको जरूर याद रखना है 22 मार्च को, तो ये विश्व जल दिवस, कौन सा, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2022 की विश्व जल दिवस का थीम क्या है, तो अदृश्य को दृश्यमान बनाना जो है, ये 2022 की थीम है जल दिवस का। अगर हम बात करें 22 अप्रैल की, तो यह भी आपको भूलना नहीं है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, कौन सा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको 22 मई याद रखना है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। इसी क्रम में 5 जून को याद रखना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2022 की थीम है ओनली ऑन अर्थ। अगर हम बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अभी हम लोगों ने 21 जून को देख रखा है कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और 2022 में योग दिवस का कौन सा क्रम था, तो 8वां था। और कहां आयोजित किया गया था, तो मैसूर में, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है, यहां पर आयोजन किया गया था। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण दिवस है 16 सितंबर, यह भी याद रखेंगे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि यह किस प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक कब होती है, 16 सितंबर 1987 को। और मॉन्ट्रियल कहां का शहर है, कनाडा का शहर है। इसी कारण इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें इसकी थीम क्या है, तो इसका थीम जो है, ये ओजोन दिवस
के जो संरक्षण का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको 35 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 35 वर्ष एट द रेट जो है इसका थीम रखा गया है ओजोन संरक्षण दिवस का। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? यहां देखिए बात हो रही है पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा की। विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला चेन्नई है, दूसरा कोच्चि है, तीसरा कलकत्ता है, चौथा गोवा है। अब हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों, ये विकल्प नंबर ये सही होगा। अगर हम बात करें चेन्नई की तो ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यहां आपको ध्यान रखना है कि पहला तटीय सुरक्षा कोस्टल एरिया जो है इसकी सुरक्षा के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया, कहां से? चेन्नई से, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर अगला प्रश्न आपका पूछा जाए कि भारत का तटीय सीमा कितना है, और यह आपका भूमि से, तो आपको ध्यान रखना है मुख्य भूमि से तो इसकी दूरी जो है ये 5422.6 किलोमीटर। कितनी है? 5422.6 किलोमीटर ये मुख्य भूमि की सीमा है, तटीय सीमा। और अगर पूछ लिया जाए कुल द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा कितनी है, तो आपको याद रखना है 7516 किलोमीटर जो है कुल द्वीपों की तटीय सीमा भारत की है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आपसे पूछ लिया जाता है कि तटीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो राज्य कितने हैं? 9 राज्य जो हैं ये अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। यहां से प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कौन सा राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा निर्धारित करता है या लगाता है, और कौन सबसे छोटा? तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये गुजरात होगा। कौन होगा? गुजरात होगा। और अगर सबसे छोटी की बात कर दें यही दोस्तों, तो इसका जो होगा आंसर आपका गोवा होगा। क्या होगा? गोवा होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात कर लें कोच्चि की, तो ये केरल से संबंधित है। कहां से? केरल से संबंधित है, और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कलकत्ता की, तो आपको याद रखना है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहां प्रारंभ किया जाएगा, तो यह कलकत्ता से प्रारंभ किया जाएगा। यह भी याद रखना है। अगर हम बात कर लें गोवा की, तो आपको ध्यान रखना है 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 में कहां किया जाएगा, तो यह गोवा राज्य में किया जाएगा। आपको याद रखना है। अगर बात की जाए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है और एकमात्र राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है। और समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 44 में वर्णित है। हम बात कर रहे थे तमिलनाडु के बारे में, तो कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। और विजेता देश कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा। कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा। इसका शुभंकर क्या था? थुम्बी था। आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए
डुगोंग संरक्षण, डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा भारत का? तो यह भी तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में। और लोरिस लेवेंडर अभयारण्य केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला जैविक विरासत स्थल, जैविक विरासत स्थल के रूप में किसे चुना गया है? तो अरिकापट्टू जो है ये कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। इसे भारत का पहला जैविक विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आपकी सफलता में मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। यहां देखिए दिया गया है तीसरा प्रश्न आपका, हाल ही में किस देश में दृष्टिबाधित टी20 वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? अब यहां बात हो रही है दृष्टिबाधित की, तो आपको ध्यान रखना है विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा जो दिया गया इंग्लैंड। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। दृष्टिबाधित जो टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन है यह कहां किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है इसमें कितने देश की टीमें भाग लेंगी? तो ये 7 देश की टीमें। और कितनी मैचें इसमें होगा? तो इसमें 24 मैचें होना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह को दृष्टिबाधित जो क्रिकेट होना है टी20 का, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह को बनाया गया है। इसी क्रम में हाल ही में बधिर का टी20 मैच अभी हाल ही में हुआ है। कहां हुआ है? तो कोच्चि में इसका आयोजन किया गया था। और विजेता टीम के रूप में कौन रहा है? तो हरियाणा मित्रों जो है इसका विजेता टीम के रूप में रहा है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको जरूर ध्यान रखना है कि यह कब से प्रारंभ किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यह प्रारंभ किया गया है 3 दिसंबर। कब? 3 दिसंबर से। अब यहां 3 दिसंबर से क्यों प्रारंभ किया गया है? क्योंकि आपको याद रखना है विश्व दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया गया था? तो आपको याद रखना है 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व दिव्यांगजन मनाए जाने की घोषणा की गई है। और तब से 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाता है लुई ब्रेल दिवस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप ध्यान रखेंगे यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुई ब्रेल, इनका जन्म दिवस होता है, इसी दिन मनाया जाता है। और इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी जो कि दिव्यांगजन के पढ़ाई से संबंधित है। इसी कारण ये चर्चा में भी रहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका यहां खेल से या प्रश्न है, तो आपको जरूर कुछ महत्वपूर्ण खेल को देख लेना है। जैसे अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की मित्रों, तो हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। यह संस्करण कौन सा था? 8वां था। कौन सा संस्करण था? 8वां था। और आपको याद रखना है कि इसमें विजेता टीम कौन सा रहा है? तो इसमें इंग्लैंड जो है यह दूसरी बार विजेता टीम के रूप में रहा है। और उप विजेता जो रहा है वो पाकिस्तान रहा है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इंग्लैंड के कप्तान कौन है? तो जो रूट है। आपको याद रखना है टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर के रूप में सेन करन, कौन? सेन करन को चुना गया था, जो कि स्पिनर है और इंग्लैंड के हैं। और इंग्लैंड ये दूसरी बार इस किताब को जीता है। पहली बार 2010 में जीता था, साथ ही साथ 2022 में इन्होंने यह किताब जीता है। साथ ही साथ वनडे विश्व क्रिकेट का किताब किसने जीता है? यह भी इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। और आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे।
देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, हाल ही में नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला 74वां, दूसरा दिया गया 18वां, तीसरा दिया गया 51वां, चौथा दिया गया 15वां। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। हाल ही में नौसेना का स्थापना दिवस मनाया गया है और ये क्रम कौन सा होगा? तो 51वां होगा। अगर हम बात करें कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर, कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 4 दिसंबर 1971 से इसे मनाया जाना प्रारंभ किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में और विजेता के रूप में भारत रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि नौसेना का मुख्यालय कहां है, मुख्यालय कहां है, तो आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय मुंबई कहां है? मुंबई में स्थित है। साथ ही साथ वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरिकुमार जो हैं वर्तमान में नौसेना के प्रमुख के रूप में हैं। अगर हम बात करें, आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष आपको याद रखना है 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे जी जो हैं ये वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम वायुसेना को देख लें। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे विवेक राम चौधरी जो हैं ये वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख के रूप में हैं। अभी हाल ही में वायुसेना, आपको ध्यान रखना है कि वायुसेना का एक युद्धाभ्यास हुआ है। किस देश के साथ? तो आपको याद रखना है फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। कहां हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। इसका नाम क्या है? तो गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। और ये किन किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। जबकि वरुण पूछ लिया जाए आपसे, तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है, लेकिन ये नौसेना का, कहां का? नौसेना का युद्धाभ्यास है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में जो अन्य विकल्प दिए गए हैं यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए 74वां, तो अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा है कि 74वें गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपको याद रखना है अबुल हसन अल सीसी हैं। और ये कहां के राष्ट्रपति हैं? ये मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं। और 2023 के गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अबुल हसन अल सीसी हैं जो मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें 18वां की, तो आपको ध्यान रखना है G20 देशों की अध्यक्षता 2023 में जो भारत के द्वारा की जानी है, यह क्रम कौन सा है? तो ये 18वां क्रम है। कौन सा है? 18वां क्रम है। और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो नई दिल्ली। कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें 15वां की, तो आपको याद रखना है 15वां आईपीएल का सीरीज किस टीम के द्वारा जीता गया है और किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था? तो टाटा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था और इसका आयोजन यूएई में किया गया था। साथ ही साथ विजेता टीम के रूप में कौन टीम रहा है? तो गुजरात वॉरियर जो है ये विजेता टीम के रूप में रहा है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में नौसेना से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी पोतवाहक हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? तो आईएनएस विक्रांत है। क्या है? आईएनएस विक्रांत है। और कहां से लॉन्च किया गया है? तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह भी आपको
महत्वपूर्ण ढंग से याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। निम्न में से यूनेस्को द्वारा किन स्थलों को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? अब देखिए, पहला दिया गया फ्रांस का बगेट ब्रेड से जुड़ा कुटीर ज्ञान, दूसरा ग्वाटेमाला का भोजन आस्था उत्सव का सप्ताह, तीसरा दिया गया चीन में चाय प्रसंस्करण की तकनीकी, और चौथा दिया गया है सभी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर डी सही होगा। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इन 3 स्थलों को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें यूनेस्को की तो यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है यूनेस्को से कि इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 कब होती है? 16 नवंबर 1945 को होती है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो आप याद रखेंगे इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जी जो हैं ये वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। इसी क्रम में इसका फुल फॉर्म भी आप देख लेंगे। यहां देखिए पिक्चर दिया गया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का। अगर हम बात कर लें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो आपको याद रखना है कि भारत में विश्व विरासत स्थल के रूप में कितने स्थल चिन्हित किए गए हैं? तो टोटल 40 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इसमें आपको क्रम याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांस्कृतिक स्थल कितने हैं मित्रों, तो सांस्कृतिक स्थलों की संख्या 32 है। और यहीं अगर पूछ लिया जाए प्राकृतिक स्थल कितने हैं, तो आपको याद रखना है इसकी संख्या 7 है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मिक्स स्थल कितने हैं, तो इसकी संख्या 1 है। टोटल संख्या 40 है। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि 40वां स्थल कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, आपको याद रखना है। और ये गुजरात राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में 39वां भी नहीं भूलेंगे आप, तो याद रखेंगे रामप्पा मंदिर है। और ये कहां से संबंधित है? ये तेलंगाना। कहां से मित्रों? तेलंगाना से संबंधित है रामप्पा मंदिर, जो कि 39वां है। इसी क्रम में यूनेस्को के द्वारा आपसे पूछा जाता है अमूर्त विरासत स्थल के रूप में कितने स्थलों को चुना गया भारत के? तो 14 स्थलों को चुना गया है। पहला स्थल कौन था? तो रामलीला 2008 में अमूर्त विरासत के रूप में पहले स्थल के रूप में चुना गया है। और राजस्थान का कालबेलिया नृत्य भी जो है ये अमूर्त विरासत के सूची में चुना गया है। और 14वां जो कौन सा है? तो 14वां दुर्गा पूजा है। क्या है? दुर्गा पूजा है, जो कि कहां से संबंधित है? यह कोलकाता से संबंधित है, यह भी याद रखना है। यूनेस्को के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन शहरों को चुना गया है? तो दोबारा हैदराबाद को, पहली बार 2019 में हैदराबाद को, और 2022 में हैदराबाद और मुंबई को चुना गया है, यह भी याद रखेंगे। अगर पूछा जाए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में कितने शहरों को चुना गया है यूनेस्को के द्वारा, तो 2 शहर हैं। कौन है? ये अहमदाबाद पहला है, अहमदाबाद है, और दूसरा जयपुर जो है ये दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में चुने गए हैं, सिटी के रूप में चुने गए हैं। पहला अहमदाबाद, दूसरा जयपुर। आपको ध्यान रखना है लिविंग रूट को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। यह संभावित सूची में है, तो इसका संबंध कहां से है? मेघालय से है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक प्रश्न और याद रखेंगे कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के 50 सांस्कृतिक वस्त्रों को संरक्षित रखे जाने की घोषणा भी की गई है, यह आपको याद रखना है। आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित STEM सुपर स्टार प्रतियोगिता में कौन शामिल नहीं है? अब यहां देखिए आपका जो दिया गया है, यहां STEM का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब यहां STEM में S से यहां साइंस से संबंधित है,
और टी से यहां टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ई जो है यह इंजीनियरिंग से संबंधित है और एम जो है यह मैथ से संबंधित है। मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के क्षेत्र में चुनी गई हैं और ये 3 महिलाएं चुनी गई हैं और इन तीनों महिलाएं जो हैं ये भारतीय मूल की हैं। अब यहां नाम जानना जरूरी है कि कौन कौन से हैं। तो हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला है नीलिमा कटियार, दूसरा डॉक्टर एना बाबूराम जी, तीसरा डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी, चौथा जो दिया गया है फाहमीदा अजीज। अब यहां प्रश्न हमारा है कि कौन शामिल नहीं है, तो हमारा सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर डी सही होगा कि फाहमीदा अजीज जो हैं ये शामिल नहीं हैं। बाकी 3 नीलिमा और एना बाबूराम जी, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी, इनका संबंध कहां से है? ये स्टेम से है और इसका आयोजन कहां किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहां किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो साइंस से संबंधित हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित हैं, साथ ही साथ मैथ से संबंधित हैं। और यहां ध्यान रखना है कि ये भारतीय मूल से हैं, इसी कारण आपको ये चर्चा में है, आपको याद रखना है। अगर हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया से, तो हाल फिलहाल में खूब चर्चा यहां से रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। अगर बात करें कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो एंथोनी एल्बानीज हैं, आपको याद रखना है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ चर्चा में रहा है, क्योंकि यहां पर परिवर्तन देखा गया है। मतलब इसमें ग्रेट बैरियर रीफ में हाल ही में परिवर्तन देखा गया है, जिसके कारण इसे संरक्षित किए जाने का घोषणा किया गया है या सिफारिश किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगर हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की, तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, कहां? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। और आपको याद रखना इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट कोसिस्को जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ की सर्वोच्च चोटी है। आपसे पूछ लिया जाता है विक्टोरिया मरुस्थल, आपसे पूछ लिया जाता है सिबसन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल, ये कहां से संबंधित हैं? तो इनका सारे का संबंध जो है ये ऑस्ट्रेलिया से है। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि जो 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। कहां है? ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है इसे प्यासी भूमि का देश और गोल्डन प्लीस देश या कंगारुओं का देश के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा गया है कालगुर्डी ये सोने की खानें किस देश से संबंधित हैं? तो पहला तो ये सोने की खान है और ये संबंधित कहां से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा और संस्करण 23वां होगा, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाए। अगर हम आपसे पूछें कि क्वाड देशों का 5वां बैठक कहां बुलाया जाएगा, क्वाड देशों का 5वां बैठक कहां बुलाया जाना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाना है। साथ ही साथ 2032 का 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है, यह भी आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा फूड कॉन्क्लेव में पहले स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड के मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब यहां देखिए पहला हमारा दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा अमित शाह, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा जो दिया गया है पीयूष गोयल। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर डी सही होगा। गोयल जी की अध्यक्षता में कौन सा? आपको याद रखना है फूड कॉन्क्लेव, और ये पहला है तो आपको याद रखना है या मोटे अनाज का, या इसी को बाजरा, या इसी को मोटे अनाज का प्रसंस्करण से संबंधित है। और इनके जो उद्योग हैं साथ ही साथ उपयोग है और निर्यात है। साथ ही साथ
इनकी गुणवत्ता पर यह सम्मेलन बुलाया गया है और इसका उद्देश्य है मोटे अनाजों का उपयोग में शामिल किया जाना और इनका जो प्रसंस्करण है इसको बढ़ावा देना या इनके निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका आयोजन कहां किया गया है तो आप ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि केंद्रीय जो वाणिज्य मंत्री हैं वो कौन है तो पीयूष गोयल जी हैं। कौन है? पीयूष गोयल जी जो हैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में फूड कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? मोटे अनाजों का उपयोग, साथ ही साथ इनके निर्यात को बढ़ावा देना और इनकी गुणवत्ता को क्या करना है? जानना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें यहां मोटे अनाज से तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है मोटे अनाज का प्रसंस्करण, मोटे अनाज का प्रसंस्करण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो ये छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यूएन के द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है तो यह मोटे अनाज का वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, वर्ष 2023 को यूएन के द्वारा। इसी कारण यह चर्चा में भी खूब है, आपको जरूर याद रखना है। अगर बात की जाए यहां अन्य लोगों की तो आपको याद रखना है नरेंद्र सिंह तोमर की। तो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है तो नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। अगर बात किया जाए अमित शाह जी की तो केंद्रीय गृह मंत्री, साथ ही साथ भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है तो अमित शाह जी हैं। और आपको ध्यान रखना है अभी हाल ही में मर्सर के रिपोर्ट के आधार पर हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है तो ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में सूची में पहले स्थान पे हैं, यह भी याद रखना है। अगर हम बात करें दिल्ली से तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया था तो दिल्ली में किया गया था। अगर हम बात करें हाल ही में जो राजपथ इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है तो इसका नाम कर्तव्य पथ, क्या किया गया है? कर्तव्य पथ किया गया है। साथ ही साथ इसी कर्तव्य पथ पर किसकी प्रतिमा लगाई गई है तो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे हाल ही में भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के रूप में किसे बनाया गया है तो आप ध्यान रखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे जो है यह भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। और किनके मध्य में है तो दिल्ली और हरियाणा। कौन? दिल्ली और हरियाणा के मध्य में है, यह भी याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था 1911 में, और दिल्ली को राजधानी के रूप में कब बनाया गया था या दिल्ली राजधानी कब बनी थी तो 1912 ईस्वी में बना था। अगर पूछा जाए 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो आपको यहां ध्यान देना है कि 69वां संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया। और यहां पर अधिकतम मंत्री की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है 10% हो सकती है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा अंतरिक्ष बहस 2022 का आयोजन कहां किया गया। यहां देखिए पहला दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा दिया गया है सऊदी अरब, तीसरा ईरान, चौथा मालदीव। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर ए सही होगा। संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी क्या है अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको अंतरिक्ष बहस में भाग लेने कौन गए हैं भारत की तरफ से तो आपको याद रखना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए हैं। और आपको याद रखना है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री कौन हैं तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं जो राज्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। यही भाग लेने गए हैं अंतरिक्ष बहस 2022 में।
अब अगर बात करें यूएई की, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है होप मिशन। होप मिशन का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है होप मिशन जो है यह किससे संबंधित है? तो यूएई से संबंधित है। कहां से? यूएई से संबंधित है। साथ ही साथ हाल ही में राशिद रोवर किस देश के द्वारा भेजा गया है? तो ये भेजा गया है किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला पेपरलेस सरकार कहां की है? तो यूएई की है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में बात हो रही है अंतरिक्ष की, आपको जरूर याद रखना है। चर्चा में है आर्टेमिस मिशन। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? तो यह नासा का मिशन है और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है और पुनः चंद्रमा पर मानव को उतारना, यह इसका उद्देश्य है। किस मिशन का? आर्टेमिस मिशन का। अगर बात करें नासा की, तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? वो नासा है और इसकी स्थापना 1969 में होती है। कब होती है? 1969 में। इसी से आपको याद रखना है निसार उपग्रह का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है नासा और इसरो का संयुक्त कार्यक्रम क्या है? निसार है। यह भी याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में चर्चा में रहा है नूर। कौन रहा है? नूर उपग्रह कहां का है? ईरान का है। कहां का है? ईरान का है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए नूरी उपग्रह के बारे में, तो यह दक्षिण कोरिया, किसका? दक्षिण कोरिया का जो है उपग्रह ये नूरी है। अगर पूछ लिया जाए तियानबेन फर्स्ट का संबंध कहां से है या किस देश का उपग्रह है? तो ये चीन का है। कहां का है? चीन का है। यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में इसरो के द्वारा MOM मास ऑर्बिटर मिशन, इसको निष्क्रिय घोषित किया गया है। यह कब लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था और इसका व्हीकल आपको याद रखना है PSLV C-25 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन कौन सा संस्करण आरंभ किया गया? यहां देखिए पूछा जा रहा है कौन सा संस्करण है। विकल्प हमारे हैं चौथा पहला दिया गया है, दूसरा है पांचवा, तीसरा है छठा और चौथा जो विकल्प दिया गया है आठवां। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, ये पांचवा है। तो आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ और भारत प्रतियोगिता सप्ताह का हाल ही में आयोजन किया गया और कौन सा संस्करण था? तो ये पांचवा संस्करण था। अगर हम बात करें यूरोपीय यूनियन की, तो आपको भूलना नहीं है यूरोपीय यूनियन में टोटल कितने देश शामिल हैं? 27 देश शामिल हैं। और हाल ही में किस देश ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की घोषणा की है, जिसे ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है? तो इंग्लैंड के द्वारा, या इंग्लैंड जो है यह यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला, हाल ही में अलग होने वाला देश के रूप में है। अगर 27 देश हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि इसका मुख्यालय कहां है। इसका मुख्यालय कहां है? तो यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है बेल्जियम की राजधानी जो है ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ये यूरोपीय यूनियन की मुख्यालय है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अब हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आसियान का गठन कब किया जाता है? तो 1967 ईस्वी में किया जाता है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, यहीं पर आसियान का मुख्यालय। कितने देश शामिल हैं? तो 10 देश इसमें शामिल हैं। और नवीनतम देश हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो तिमोर लिस्ते जो है ये आसियान में शामिल होने वाला नवीनतम देश के रूप में है। इसी क्रम में अगर बात करें कि आसियान का भारत सदस्य है, तो
तो आपका जवाब यहां होना चाहिए आसियान का सदस्य देश नहीं है। लेकिन 1992 से अब तक लगभग 30 वर्षों तक जो आसियान देशों का व्यवहार है भारत के प्रति अच्छा रहा है। इसी कारण हाल ही में सामरिक आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कहां किया गया था? तो यह कंबोडिया, कहां किया गया था? कंबोडिया में किया गया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है 30 वर्ष का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण रहा है किसके साथ? एक अन्य देश के साथ, इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ। यहां भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इजराइल और भारत के द्वारा नया अपना जो इतिहास रखा गया है सामरिक व्यवहारिक दृष्टिकोण का या व्यापारिक दृष्टिकोण का, तो वह कौन सा देश है? तो इजराइल है। यह भी याद रखना है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम है। और हाल ही में यहां पर चुनाव जो हुए हैं उसमें नेप्ताली, आपको याद रखना है यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को पुनः जीत मिला है। और आने वाले 2023 में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। वर्तमान में कौन है? तो यार लैपिड जो हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। यह भी याद रखना है। आइए इसी क्रम में महत्वपूर्ण कुछ जो भारत में आयोजन होने हैं उनको रिवाइज कर ले हम। अगर आपसे पूछा जाए G20 देशों की 2023 की बैठक कहां बुलाई जाएगी? तो नई दिल्ली भारत में बुलाया जाएगा। इसी क्रम में SCO की बात करें कि 2023 की बैठक कहां बुलाई जाएगी? तो यह भी भारत में बुलाई जानी है। 13वां वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह भी भारत में किया जाना है। और आपको याद रखना हाकी विश्व कप का आयोजन 2023 में कहां किया जाएगा? तो आपको याद रखना उड़ीसा के राउरकेला में इसका आयोजन किया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2022 विजेता पुस्तक द चिपको मूवमेंट के लेखक कौन है? अब अत्यंत महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंट की दृष्टिकोण से। तो आपको ध्यान रखना है विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला शेखर पाठक, दूसरा है दिया गया है राशिद खालिद, तीसरा डॉक्टर माधव हांडा, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर ए सही है। शेखर पाठक को उनकी पुस्तक है द चिपको मूवमेंट। इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें यहां चिपको आंदोलन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां से कई बार प्रश्न बना हुआ है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कहां से प्रारंभ होता है? तो 1973 में आपको ये उत्तराखंड के चमोली जिले से या प्रारंभ होता है, यह भी याद रखना है। अगर बात करें चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यहां पर पेड़ों से चिपक कर लोग उसके संरक्षण के लिए चिपक जाते थे। इसी कारण इसका नाम जो है चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके प्रणेता कौन थे? तो बाबा आमटे। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा सुंदर लाल बहुगुणा। यह काफी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता या चिपको आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो आप ध्यान रखेंगे बाबा आमटे या सुंदरलाल बहुगुणा, दोनों में से जो भी विकल्प होगा वो आपका सही आंसर होगा। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है एपीको आंदोलन का संबंध किससे है? तो यह भी पेड़ों के संरक्षण से है। और यह कहां प्रारंभ किया गया था? कर्नाटक में किया गया था। साथ ही साथ चिपको आंदोलन राजस्थान में प्रारंभ किया गया था और यहां पर खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया था। और किसने किया था? तो अमृता बिश्नोई जी के द्वारा किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है। आपसे पूछा जाता है नर्मदा बचाओ अभियान को किसने प्रारंभ किया था? तो मेघा
पाटेकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये सारे जो आपको आंदोलन बताए जा रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें पुरस्कारों की तो आपको जरूर याद रखना है यूनेस्को शांति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है एंजेला मार्केल को दिया गया है, जो कि पूर्व में जर्मनी की चांसलर रही हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आशा पारेख हैं। कौन है? आशा पारेख हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है व्हिटली अवार्ड जिसे ग्रीन अवार्ड के नाम से जाना जाता है, 2022 का किसे दिया गया है, तो चारुतास मिश्रा को दिया गया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। यहीं पर आपके जो 10 प्रश्नों की सीरीज है यही समाप्त हो रही है। और अगर आपको चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।